आज हम बात करेंगे कि दहेज हत्या के मामले में किन किन बातों का होना जरूरी है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो इसमें किन किन बातों को साबित करना होता है और तभी उस व्यक्ति को हम सजा दिला सकते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसी से संबंधित जजमेंट दिया गया है। इस मामले में महिला से दहेज की मांग भी की गई थी और उस महिला की डेथ भी हो गई थी और उस महिला के साथ क्रूरता भी की गई थी। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो नीचे की अदालत थी उसके आदेश को पलट दिया और जो अभियुक्त व्यक्ति थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ऐसी कौन सी बात पर नजर डाली गई जिसके आधार पर उन अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। जो एडवोकेट्स हैं उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिसके तहत उन्हें ट्रायल में इसका फायदा मिल सके। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था उसके फैक्ट इस प्रकार से थे कि जो महिला के माता पिता थे उसके ससुराल वालों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्रूरता की, उसके साथ मारपीट की, दहेज की मांग की और उसे जहर देकर मार दिया। और यह आरोप लगाते हुए पत्नी के जो घर वाले थे उसके ससुराल वालों पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। आईपीसी के सेक्शन 498A, 304B व 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत वह एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें जांच शुरू होती है। जांच पूरी होने के बाद जो चार्जशीट है वह न्यायालय में पेश कर दी जाती है। न्यायालय में ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल पूरी होने के बाद जो अभियुक्त व्यक्ति थे उन्हें नीचे की अदालत के द्वारा सजा दे दी जाती है। अब इस आदेश के खिलाफ पति और उसके घर वाले जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास और वहां पर एक क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। जो मामला था वह था मेवालाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर पति और उसके जो घर वाले थे वहां पर जाकर यह बहस करते हैं कि जिन धाराओं में हमें सजा दी गई है उन धाराओं में कोई भी आवश्यक तत्व नहीं थे। साथ में यह भी कहा जाता है कि जो मृतका पत्नी थी उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले और विसरा रिपोर्ट में किसी प्रकार का पॉइजन नहीं मिला। विसरा रिपोर्ट का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट। ससुराल वालों की तरफ से यह भी कहा गया कि क्रूरता और अप्राकृतिक मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दहेज हत्या का आरोप साबित करने के लिए क्रूरता और अप्राकृतिक मृत्यु दोनों का साबित होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो मृतका थी उनके माता पिता के एडवोकेट के द्वारा यह बहस की जाती है कि हालांकि मृतका के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन तीनों गवाहों की गवाही से यह साफ तौर पर साबित होता है कि उत्पीड़न और क्रूरता हुई है। और मृतका के माता पिता की ओर से इस प्रकार से बहस की जाती है कि क्रूरता और उत्पीड़न के कारण ही मृतका की मृत्यु हुई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनीष माथुर के द्वारा की जा रही थी। दोनों की बहस को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पाया, हालांकि शादी के 7 साल के अंदर मौत हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किसी भी प्रकार की बाहरी चोट नहीं मिली है। कोर्ट ने यह भी पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि नहीं हुई। जांच करने वाले डॉक्टर ने यह राय दी थी कि मौत का सही कारण पता नहीं लगाया जा सकता। हाई कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोष की धारणा गलत रूप से दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मात्र 2 चीजों को पकड़ा और सजा दे दी। ट्रायल कोर्ट ने पहली बात तो यह देखा कि जो महिला की मौत हुई है वह 7 साल के अंदर ही हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दहेज हत्या वाले मामले में जो क्रूरता हुई है और जो मृत्यु हुई है उसका शुरू से लेकर अंत तक एक कड़ी का जुड़ना बहुत ही जरूरी है। केवल 1-2 बातों को लेकर यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज हत्या
हुई है। और दूसरी बात उन्होंने यह मानी कि गवाहों के द्वारा यह कहा गया है कि पत्नी के साथ क्रूरता हुई है, यह बात भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा मानी गई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 की जांच की और पाया कि इस अपराध को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि यह तथ्य सबूतों से साबित हो जाए कि किसी महिला की मौत जलने, शारीरिक चोट लगने या सामान्य परिस्थितियों से हटकर किसी अन्य कारण से हुई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामले जिनमें मौत का कारण पता नहीं चल पाता, वे अपने आप अप्राकृतिक मौत के दायरे में नहीं आएंगे। यह साबित करने के लिए कि मौत किसी ऐसे कारण से हुई जो प्राकृतिक नहीं था, कम से कम थोड़ा सा भी सबूत होना जरूरी है। कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात और कही गई, मौत सामान्य परिस्थितियों से हटकर हुई। इस बात को साबित करने वाले जरूरी तत्व न तो किसी मेडिकल रिपोर्ट से, न किसी गवाहों की गवाही से, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मौत सामान्य परिस्थितियों से हटकर नहीं हुई। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि पति ने कीमती चीजों की मांग की थी, लेकिन इस मौत को मांग से नहीं जोड़ा जा सकता। मृत्यु का कारण दहेज की मांग की वजह से क्रूरल्टी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्रूरल्टी नहीं माना। महिला के माता पिता कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि उस महिला की मृत्यु क्रूरल्टी की वजह से हुई थी, क्योंकि महिला की मृत्यु और क्रूरता इन दोनों में ऐसा इसलिए क्योंकि इस मांग और मृतक के साथ हुई किसी ऐसी खास क्रूरता और उत्पीड़न के मामले में कोई संबंध नजर नहीं आता है जिस कारण उसकी मौत हुई हो। कहने का मतलब है कि जो मृतक के माता पिता है वह यह साबित नहीं कर पाए कि हमारी बेटी के साथ पहले क्रूरता हुई, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, यह बात वह साबित नहीं कर पाए। इन सारी बातों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सिर्फ चीजों और कीमती सामान की मांग, किसी ऐसे उत्पीड़न और क्रूरता से कोई संबंध ना हो जिसके कारण मौत हुई हो, वहां पर 304 आईपीसी और 498 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के साथ पढ़ी जाने पर प्रावधान लागू नहीं होंगे। और यह बात कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर एक प्रिंसिपल लेक डाउन किया गया है कि कीमती चीजों और कीमती सामान की मांग करना दहेज हत्या का अपराध नहीं बनता तब तक कि उस मांग का सीधा संबंध मृत्यु से ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।